कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रही थी हिस्ट्री में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 का नाम है सल्तनत काल की शुरुआत, जिसमें हमने आधा भाग आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम उसके आगे के आधे भाग के बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको सल्तनत काल की शुरुआत कैसे हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताया था। आज हम आपको उसके आगे का इल्तुतमिश और उसके बाद जो शासन काल में जो लोग आए थे उनके बारे में जानकारी देंगे। तो बच्चों, पहले हम इस आधे भाग के वीडियो को शुरू करने में पाठ को पढ़ाने से पहले आपको बताएंगे कि इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। ये जो आगे वाला पार्ट है, इसको पढ़ने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है आपका कि इल्तुतमिश के सुनियोजित शासन व्यवस्था की जानकारी देना, पहला उद्देश्य। दूसरा, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान की जानकारी देना। और तीसरा, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बलबन के तरीकों को जानना। बलबन ने किन किन तरीकों से मंगोल आक्रमण से देश को बचाया था। तो ये बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश की, जिसका शासनकाल है 1210 से 1236 ईस्वी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद बलबन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। तो इसको गद्दी पर बैठाने वाले दिल्ली के अमीर थे। दिल्ली के अमीर जो थे, उन्होंने इसको गद्दी पर बैठाया। इल्तुतमिश को ही तुर्कों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर सल्तनत काल की शुरुआत की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को माना जाता है। इसने बहुत सारे काम किए और इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगानी। तो इस नाम का इसने जो है 40 गुलाम सरदारों को इकट्ठा करके उनका एक संगठन बनाया था। और गद्दी पे बैठने के साथ ही ये आंतरिक तथा बाहरी जो आक्रमण था या विद्रोह था, उससे जो है ये जूझता रहा। इसने अपने देश शासन व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था। तो शासन कैसे किया इसने? इल्तुतमिश ने इक्ता यानी अक्ता व्यवस्था के द्वारा केंद्र को प्रांत और स्थानीय शासन से जोड़ने की नींव डाली थी। जैसा कि बहुत कुछ आज के टाइम पे शासन व्यवस्था इस तरह से चलती है, तो इल्तुतमिश ने जो चलाई थी उसमें इसने कोशिश की थी कि केंद्र को प्रांत और स्थानीय शासन से जोड़ा जाए। कैसे, क्या था इसका प्रशासन, वो हमने बच्चों इसमें बनाया। देखिए, तो उसमें क्या किया, उसका विभाजन किया अपने प्रशासन का। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा पार्ट है वो क्या है? केंद्रीय शासन, जिसका मुखिया जो जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है? सुल्तान। मतलब केंद्रीय शासन किसके हाथ में होता है? सुल्तान के हाथ में। उसके बाद बहुत सारे प्रांत और इक्ता को मिला करके ये केंद्रीय शासन बनता है। जो केंद्र है बहुत सारे प्रांत या इक्ता को मिला करके बनता है। तो उसके बाद उसके नीचे क्या है? प्रांत और इक्ता, जिसका मुखिया कौन होता है? जिसका जिम्मेदार व्यक्ति, जिसके हाथ में इसके शासन की बागडोर होती है, उसको कहते हैं इक्तादार या अक्तादार। अब उसके नीचे है परगना। तो प्रांत और इक्ता कैसे बनती है? बहुत सारे परगना को मिला करके, बहुत सारे परगना को मिला करके प्रांत या इक्ता बनती है। और परगना का जो है उसका शासन कौन देखता है? परगना अधिकारी। अब परगना कैसे बनता है? तो परगना में बहुत सारे गांव को जोड़ा जाता है, बहुत सारे गांव को मिला करके परगना बनाया जाता है। और जिसका जिम्मेदार व्यक्ति होता है मुखिया, पटवारी या चौकीदार। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने अपने शासन व्यवस्था को, अपने प्रशासन को इस तरह से कई भागों में बांटा था, जिससे केंद्र और जो है छोटे स्थानीय शासन तक सबका एक दूसरे से संपर्क बना रहे। और जो इनके जिम्मेदार व्यक्ति होते थे वे अपने शासन प्रशासन को संभालते थे, ये सेना भी रखते थे। और जो इनको आय होती थी जो कर के द्वारा, उसमें अपने सेना तथा अपने अधिकारियों के खर्चे के बाद जो है ये प्रांत जो होते थे, इक्तादार और अक्तादार होते थे, ये जो पैसे बचते थे उसको सुल्तान को दे देते थे। तो इस तरह से पूरा प्रशासन था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने एक और उसमें जो है परिवर्तन किया कि इसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक मुद्रा चलाई थी। जो मुद्रा व्यवस्था थी उसमें सुधार करते हुए इसने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जो सिक्का चलाया था उसका नाम था जीतल। अब इसके बाद 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने जीवन काल में ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो अब बच्चों, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में।
तो पहली मुस्लिम महिला शासिका जिसको हम कहते हैं रजिया सुल्तान, जो कि पहली मुस्लिम महिला शासिका थी, जो 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसका शासनकाल बहुत छोटा था क्योंकि इसको जो है एक महिला थी और मुस्लिम महिला थी, तो लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। वहां के जो अमीर थे, उलेमा थे, या जो गुलाम अधिकारी थे, उनका विरोध बहुत ज्यादा था इसके शासनकाल में। तो रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह तक शासन किया और इल्तुतमिश का रजिया को वारिस बनाना, अपना उत्तराधिकारी बनाना अमीरों को पसंद नहीं था। इसीलिए इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद इसके छोटे बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पे उन लोगों ने बैठा दिया, रजिया को नहीं बैठाया। जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, हालांकि उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इसके जो है अमीरों ने वहां क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा दिया। किंतु ये जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो लापरवाह था, विलासी था, दुर्बल शासक था। इस कारण वो 9 नवंबर 2036 में उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि उसको देश को चलाने से कोई मतलब नहीं था। फिर क्या हुआ कि किसी अन्य विकल्प के अभाव में, अब कोई ऐसा था नहीं जो देश का जो है, जो राज्य को, दिल्ली सल्तनत को चला सके, तो हार करके मुसलमानों ने जो है मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ गई। मजबूरी में उन्होंने दिया क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन उनके पास नहीं था। इस प्रकार रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी, दिल्ली के सिंहासन पर बैठी। तो बच्चों, रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और वो दरबार में बिना पर्दे के बैठने लगी। यहाँ तक कि युद्ध में सेना का नेतृत्व भी स्वयं करती थी। और इस तरह से जब ये सब कुछ अपने हाथ में ले लिया इसने, तो अमीरों को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि रजिया को अब जो है अपने हाथ की कठपुतली बनाकर नहीं रख सकते। तो और दूसरी तरफ क्या था, जो तुर्क सरदार थे वे भी किसी महिला के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी मानसिकता थी कि वो चाहते थे कि कोई पुरुष हो तो वो उसके अधीन काम कर सकते थे, लेकिन किसी महिला के अधीन वो काम नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया, सबने मिलकर के एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत जो है उसे गद्दी से उतार दिया और इल्तुतमिश के छोटे पौत्र नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया। अब आया टाइम नसीरुद्दीन महमूद का। नसीरुद्दीन महमूद का समय था 1246 से 1265 ईस्वी में। 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया। उसके बाद उसके बहुत सारे भाई भतीजे जो है गद्दी पे बैठते गए, लेकिन वो काबिल नहीं थे। तो इस तरह से धीरे धीरे फिर हार के जो है नसीरुद्दीन महमूद को अमीरों ने गद्दी पर बैठाया। अच्छा, इस टाइम तक 40 तुर्की जो है सरदारों का दल था। इस टाइम तक आते आते इतने शक्तिशाली हो गए थे ये कि जिसे चाहते उसे गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते उसे गद्दी पर बैठा देते। और अंत में 1246 में इन्होंने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। अब जो है ये नसीरुद्दीन सुल्तान था, इसने क्या किया कि एक बलबन नाम के अमीर को अपना नायक बनाया था, जो इसकी मदद करता था राज्य को चलाने में। और इधर बलबन ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की और 1265 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो है जब उसकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद ये गद्दी पर बैठा। तो अब हम बच्चों बात करेंगे बलबन के बारे में। बलबन का टाइम था 1265 से 1287 ईस्वी। बलबन एक योग्य, अनुभवी तथा न्यायप्रिय शासक था। उसे जो है सुल्तान, उसको लगता था कि सुल्तान को न्याय करना चाहिए, वो न्याय के प्रति जो है वफादार था। और उसने जो है अपने शासन को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने राज्य को संभाला। उसने दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस चौकियों का निर्माण कराया और अनेक विद्रोहों का दमन किया। उस समय मेवातियों का विद्रोह बहुत तेज हो रहा था। उसके अलावा अन्य भी बहुत सारे विद्रोह जो थे उसको रोकने में इसने सफलता पाई। इसके बाद उसने जो है बहुत सारे अनेक ऐसे नियम बनाए और उनका कठोरता से पालन किया जाता था इसके उसमें जो है राज्य में। इसने अपने दरबार में लोगों के बैठने और पहनावे पर विशेष ध्यान दिया। उस पर इन्होंने नियम बना रखा था और उसे जो है सबको पालन करना पड़ता था। बलबन ने ही दरबार में सिजदा तथा पायबोस परंपरा प्रारंभ कराई। अब बच्चों ये मैं बता दूं कि सिजदा क्या है, पायबोस क्या है। सिजदा मतलब घुटने के बल बैठ करके सुल्तान को नमस्कार करना, मतलब उसको उसके सामने झुकना।
और पायबोस यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना। तो इस परंपरा को इसने प्रारंभ कराया था। और उसके जो गुप्तचर होते थे पूरे राज्य की उसको जानकारी देते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। इसलिए जो है, और ये अपने सेना का भी बहुत ख्याल रखता था। इसकी सेना नियमित अभ्यास करते थे और उसके बाद इसके सेना को जो है समय समय पर ये जो है उसको वेतन भी देता था। और उसके बाद उसकी सेना बहुत अच्छे से नियमित अभ्यास के द्वारा काफी सशक्त थी। अब इसके बाद क्या हुआ कि उसी समय 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमणकारी जो थे वो बहुत ही शक्तिशाली हो चुके थे। मंगोल जो है आक्रमणकारी जो आए थे उस समय तक, ये 13वीं शताब्दी आते आते जो ज्ञात दुनिया थी उसके बहुत सारे भाग पर इनका साम्राज्य स्थापित हो चुका था। तो ये बात बलबन को मालूम था। तो बलबन मंगोल आक्रमण की भयंकरता को जानता था, इसीलिए उसने क्या किया, पुराने दुर्गों की मरम्मत कराई और नए दुर्गों की भी बहुत सारे निर्माण कराए इसने। और इसके साथ ही दुर्गों में हृष्ट पुष्ट सैनिकों को रखा तथा विश्वसनीय व अनुभवी अधिकारियों की नियुक्ति की। और बलबन की मृत्यु के बाद उसके वंश का शासन जो है बहुत दिनों तक नहीं चलता रहा, जिससे धीरे धीरे जो है इस पे जो है दूसरे वंश का अधिकार हो गया, जिसमें खिलजी वंश का अधिकार हुआ। और इसके जो है ये बलबन ने जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था और बहुत ही मजबूत साम्राज्य बनाया था, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी को अपना साम्राज्य विस्तार करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। तो बच्चों ये पूरा चैप्टर था। तो बच्चों ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया टंका नामक सिक्का, जिसमें उसने मुद्रा सुधार करते हुए जो एक टंका नाम का सिक्का चलाया था, वो किस धातु का बना है। तो अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया उसके आधार पे आप इसका उत्तर देंगे। सोने का है कि चांदी का, तांबे का या लोहे का। अगला प्रश्न है, रजिया किसकी पुत्री थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन महमूद की या बलबन की। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, सिजदा एवं पायबोस नामक परंपरा किसने शुरू की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, रजिया ने या बलबन ने। और लास्ट प्रश्न है आपका, बलबन गद्दी पर कब बैठा? अभी तक हमने जो पढ़ाया है आपको उसी के आधार पर उत्तर देना है। 1264 में, 1265 में, 1266 में या 1267 में। तो ये 4 प्रश्न है जिसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। और आज ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है बच्चों। तो आप इस वीडियो को, जहां तक मुझे मालूम है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख के समझ के पाठ को समझ लिए होंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। थैंक यू।